तो रिएक्शन याद है, अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है और गामा डीके क्या होता है, जो बोलिए, स्लो नहीं बोलिए। और कॉपी आके ले यस सर। जाइएगा, कॉपी प्रिंट हो गया है, आके ले जाइएगा, ठीक है। कॉपी भी ले जाइएगा, सर के यहाँ आ गया है, ऑफिस में आ गया है कॉपी। अच्छा ठीक सर। ठीक, देखिए हम आगे बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आगे जो पढ़ना है, रेडियो एक्टिव डीके तो हो गया था, है ना। तो आगे जो है टर्म जो है, रेट ऑफ डीके एक टर्म है। क्या है आपका? रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके, या इसी को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके पर सेकेंड। ये इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है नंबर, मतलब संख्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके पर सेकेंड, इसी को हम लोग जनरली कहते हैं। और देखिए आर बराबर जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी एन फॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके पर सेकेंड यानी डीएन बाई डीटी। और यहाँ पर ये भी बात समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमेशा घटेगा समय के साथ साथ, बढ़ेगा कभी नहीं, इसलिए हम माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। एन फॉर है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, एन जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद है रेट लॉ है, क्या है? रेट लॉ। केमिस्ट्री में जो आप पढ़े हैं वही यहाँ भी पढ़ना है। देखिए केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है वहां पर, केमिस्ट्री में क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता सर है। ये रेट कैसे मतलब हो, कौन-सा? सर ये रेट जो निकाले हैं, क्या बोल रहे हैं? सर ये रेट जो निकाले, रेट ऑफ डीके। क्या निकाले? कुछ तो नहीं निकाले, तो डिफिनीशन है। सर एक बार फिर से इसको रिपीट कर दीजिए। ये डिफाइंड टर्म है, डीएन बाई डीटी को रेट कहते हैं। रेट मतलब किसी को टाइम से डिवाइड करना होता है, ठीक है। किसी चीज को रेट लगाइएगा तो यही टर्म है, तो रेट लॉ, ठीक है। देखिए क्या कहता है रेट लॉ, क्या है आपका? कहता है आपका रेट लॉ जब भी होगा, कहीं भी होगा रेट लॉ, केमिस्ट्री में सबसे ये मेनली पढ़ना है। तो वहां पर कहता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है, यानी कोई भी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉलो करेगा, यानी फॉरवर्ड करेगा, आगे बढ़ेगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका हर हाल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना तेजी से आपका प्रोडक्ट बनेगा। यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्ट कर रहा है उसका कंसंट्रेशन कितना है। लेकिन यहाँ पर तो रिएक्शन उस तरह का है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके करेगा, टूटेगा। जैसे डिके वाला प्रोसेस तो पिछले क्लास में ही पढ़ लिए थे कि आपका अल्फा डिके होगा, बीटा डिके होगा, गामा डिके होगा। मतलब यहाँ पर पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा, उसी से कुछ टूटेगा। तो कितना तेजी से टूटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके पर सेकंड कितना हुआ, उसी को रेट डिके कहेंगे, रेट ऑफ डिके कहेंगे। यानी टूटने का रेट, मतलब कितना न्यूक्लियाई पर सेकंड आपका टूट गया, उसी को हम लोग रेट ऑफ डिके कहते हैं। तो रेट लॉ कहता है रेट ऑफ डिके जो होगा, रेट जो भी होगा, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम।
आने की रेट जो होगा डीके का, वो उस समय कितना न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं रेट को हम लोग अभी dN/dt से रिप्रेजेंट किए थे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके पर सेकेंड, और रेट हमेशा डिक्रीज करता है इसलिए माइनस साइन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, यही रेट ऑफ यानी रेट लॉ है। अब देखिए जब इक्वल करेंगे तब कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो dN/dt इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस, देखिए केमिस्ट्री में आता है के, रेट कांस्टेंट को के से डिनोट किया, लेकिन यहाँ फिजिक्स में लैम्डा वर्ड यूज किया जाता है, सभी जगह बुक में रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कोई भी टर्म यूज कीजिए। तो dN/dt इक्वल टू हो गया माइनस, माइनस साइन इसका उधर लेके चले गए, यानी एक कांस्टेंट है, यानी कि यही है आपका रेट लॉ। और लेमडा को कहेंगे डिके कांस्टेंट, क्योंकि डिके कर रहा है, टूट रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है उसका कांस्टेंट है, इसका नाम होगा डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। देखिए इसी को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहेंगे। अब बार बार हम डिसइंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, हम डिके लिखेंगे, उसका मतलब भी डिसइंटीग्रेशन होता है। ये हुआ डिके कांस्टेंट हो गया। यानी अब देखिए आपको यदि एस आई यूनिट इसका कोई पूछ दे कि एस आई यूनिट ऑफ लेमडा क्या होगा, तो एस आई यूनिट ऑफ लेमडा की जब बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ लेमडा जब निकालेंगे तो ये नंबर है, संख्या, संख्या का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, ये भी नंबर है, इसका भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा, यानी कि अब आपका होगा पर सेकेंड केवल होगा। एस आई यूनिट ऑफ, एस आई यूनिट जो होगा यहाँ पर क्या होगा आपका लेमडा एज पर सेकेंड होगा, पर सेकेंड होगा। दूसरी बात देखिए यहाँ पर वन लिखे हैं, तो वन लिखे हैं इसका मतलब होगा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये सब केमिस्ट्री में मेनली पढ़ना है, यहाँ पर तो हम वो सब चीज पढ़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ बता दे रहे हैं। यहाँ वन लिखा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, यहाँ टू लिखा रहेगा, अगर n का पावर टू रहता लॉ में तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रहता, अगर थर्ड रहता तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रहता, जो लिखा रहेगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन न्यूक्लियर मतलब डिके जो है यानी रेडियो एक्टिविटी जो है फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये भी नोट पॉइंट में लिख देते हैं, यानी न्यूक्लियर डिके या रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिविटी फॉलो करता है जो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। देखिए इसका एस यूनिट हो गया, लेकिन रेट का एस यूनिट क्या होगा, आर मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके पर सेकंड, तो एस आई यूनिट जो होगा ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके पर सेकंड ही होता है, इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी वन डीके पर सेकंड को एस यूनिट कहते हैं, और उसमें एक साइंटिस्ट का नाम है बेकरल, यानी कि उसी को हम लोग कहते हैं। ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके पर सेकंड ही आपका होगा, यानी वन डीके पर सेकंड आपका होगा, मतलब इसमें संख्या का डीके कर रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके पर, मतलब जो भी न्यूक्लियाई रहेगा वो टूटेगा, सीधा सीधा यहाँ पर यही इसका कंसेप्ट है। तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ याद करने वाला टर्म क्या है, रेडियो एक्टिविटी फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी यहाँ पर n का वैल्यू 1 होगा और इसका एस यूनिट लेमडा होगा, और रेट का मतलब होता है, डीके का मतलब होता है टूटना, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किस तरह से टूटेगा वो। यहाँ पर कभी भी दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, एक रिएक्टेंट से ही आपका दो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर दो तरह के रिएक्शंस यहाँ नहीं है, इसीलिए यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके की हम लोग बात करते हैं पर सेकेंड। चलिए तो आगे फिर बढ़ते हैं, देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिएगा बात को। देखिए अब इसके बाद जो है आपका देखिए बात समझेंगे यहाँ पर अच्छी तरह से तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर बात समझने की कोशिश करेंगे, तो देखिए कोशिश जब करेंगे तो बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर है, अभी हम लोग लिखे थे
कि dN/dt इक्वल टू माइनस लेमडा n था। देखिए इसको हम लोग एक तरफ ले आते हैं तो dN/n हो जाएगा और माइनस लेमडा इंटू dt हो जाएगा, क्योंकि एक फंक्शन को एक तरफ रखेंगे। अब इसका लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो dN/n का इंटीग्रेशन और माइनस लेमडा बाहर dt का इंटीग्रेशन। यहाँ 0 से, क्योंकि जिस समय रिएक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ उसमें टाइम 0 लेंगे, लेकिन जिस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ वहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा, क्योंकि जिस इनिशियल में जब टाइम शुरुआत कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा, उसको n0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। मात्र मैक्सिमम न्यूक्लियाई तभी प्रेजेंट होगा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो गया, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके करना शुरुआत कर देगा, जब डिके करना शुरुआत करेगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई घटने लगेगा। तो टी टाइम के बाद कुछ न्यूक्लियाई बच जाएगा, ये रेस्ट है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच जाएगा वो दिया हुआ है। यानी कि इनिशियल में जो है, यानी कि आपका एट टाइम t इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है, जिसको इनिशियल न्यूक्लियाई कहते हैं उसको n0 कहते हैं, और एट टाइम t पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। t टाइम पर जब प्रेजेंट है तब की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx/x का इंटीग्रेशन log x होता है, यानी ln x की बात करते हैं। तो यहाँ होगा ln n होगा, और लिमिट अगर पुट करेंगे इस तरह से तो n0 और ये n होगा, और ये होगा माइनस लेमडा dt का इंटीग्रेशन t होता है। देख लीजिए ध्यान से। अब इसको जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे ऐसा ln n/n0 इक्वल टू माइनस लेमडा t हो जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लीजिए। जब दोनों तरफ एंटी लॉग लीजिएगा तो एलन ये गायब हो जाएगा और ई के पावर में चला जाता है, ये मैथ है इसको याद कर लीजिए। एलन जो है आपका गायब हो जाएगा और ये ई के पावर में चला जाएगा सारा, यानी n/n0 इक्वल टू लिखेंगे ई का पावर माइनस लेमडा टी, यानी n बराबर हो गया n0 ई का पावर माइनस लेमडा टी। यही फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बार बार बोर्ड में आता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। n इक्वल टू n0 ई टू पावर माइनस लेमडा टी, इस तरह से आपका रिएक्शन आ गया। ऑल्सो आप क्या लिख सकते हैं, पहले रुक जाइए, अब यहां से एंटी लॉग मत लीजिए, आप ln n/n0 को माइनस लेमडा टी रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, लेमडा टी इक्वल टू लिख सकते हैं आप, इसको अगर आप लिखेंगे तो ln हो जाएगा ln n0/n हो जाएगा। कहिए क्यों, माइनस साइन अंदर जाने से लॉग रिवर्स कर जाता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो इसका मतलब ये फार्मूला भी हो गया आपका एक फार्मूला, और इसी को जब ln को आपका ई के बेस में, इसको 10 के बेस में ले जाइएगा तो 2.303 लॉग 10 का बेस आ गया, और n0/n, ये फार्मूला दोनों एक ही हैं, आप जैसे लिखिए वो आपकी मर्जी, लेकिन फार्मूला ये दोनों एक ही हैं। ये भी फार्मूला वही है, ये भी फार्मूला वही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, स्टाइल अलग है, बस समझ लीजिए। अब इसके बाद होता है एक टर्म है जिसका नाम है हाफ लाइफ है। क्या है, हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ क्या होता है, आप सिंपली समझ सकते हैं, आधा जीवन, हाफ लाइफ। इसका डिफाइन किया जाता है कि इनिशियल में जितना न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसको आधा टूटने में कितना समय लगेगा, उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। जितना भी न्यूक्लियाई ये इनिशियली में प्रेजेंट है उसको हाफ डिके करने में कितना टाइम लगेगा, उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। द टाइम इंटरवल
in which half of nuclei decay. The time interval in which half of nuclei decay is known as क्या? Half life. Known as half life. उसी को हाफ लाइफ कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। टी और ऐसे लिखा रहेगा हाफ, रिप्रेजेंट करते हैं आप टी हाफ से। तो इसका मतलब तो हम ये समझे कि अगर एट टाइम टी का वैल्यू टी हाफ हो जाए तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितना शुरुआत में था उसका भी हाफ बचा रहेगा। देख लीजिए, अगर हाफ लाइफ टाइम जो है 1 हाफ लाइफ के बराबर हो जाए तो जितना न्यूक्लियाई पहले प्रेजेंट था उसका आधा टूट जाएगा। जब आधा टूट जाएगा तब तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में कि लेमडा इनटू टी हाफ, टाइम के बदले अगर टी हाफ लेते हैं तो 2.303 होगा और लॉग होगा 10 का बेस में। यहाँ देखिए एन नॉट, इनिशियल में एन नॉट था और टी टाइम पर एन होता है, ये तो एन के बदले हम यहाँ एन नॉट बाई 2 जब पुट करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, एन नॉट कैंसिल। अब आप देखिए लेमडा इनटू टी हाफ इक्वल टू होगा 2.303 और लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301 होता है। यानी कि यहाँ से आप जब लिखेंगे टी हाफ का फॉर्मूला, हाफ लाइफ का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा 0.693 बाई डीके कांस्टेंट। देख लीजिए आपका लेमडा, यानी ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को भी ध्यान देना पड़ेगा। कौन? यानी कि डीके कांस्टेंट के टर्म में हाफ लाइफ। देख लीजिए इस बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है उसमें से अगर कोई चीजें पूछनी हो तो जरूर हमको बतला दीजिए। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ आ गया सारा? देख लीजिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए इन सभी को मिला करके आपको एक ग्राफ खींचना है, जहां तक अभी पढ़े उसके हिसाब से एक ग्राफ खींचना है। तो जब वो ग्राफ है उस बात को अगर समझ लीजिए तो यहाँ पर देखिए क्या खींचना है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और टाइम के वर्सेस में, इधर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। अब बताइए इनिशियल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा होगा, मान लीजिए दिस इज द एन नॉट पोजीशन है जो कि मैक्सिमम है एकदम, और उस समय टाइम 0 है। जैसे जैसे डीके करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में घटेगा तो ये जो होगा ग्राफ आपका इस तरह से फिर पैरेलल हो जाएगा। यानी इसका e टू पावर -x का ग्राफ आपका यही होता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। लेकिन टाइम जहां पर टी हाफ होगा, यानी कि जहां पर टाइम आप t बराबर टी हाफ लेंगे वहां पर न्यूक्लियाई टूट करके एन नॉट बाई 2 बचेगा। ये ग्राफ में इंडिकेट कर देना है। लेकिन इसका रिएक्शन बहुत दिन तक प्रोसीड करते रह जाता है, ये रिएक्शन इंड नहीं होता है। इसलिए नहीं इंड हो पाता है, बात को अगर समझिएगा, इसलिए नहीं इंड हो पाता है कि आप समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए नहीं इंड हो पाता है क्योंकि जैसे जैसे इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई घटता है रेट ऑफ डीके भी घट जाता है, तो उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देख लिए ध्यान से, उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि अब रेट का क्या। अभी हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिटेक्ट कर रहा था उसकी बात कर रहे थे। अब देखिए फार्मूला केवल याद रखिए n इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी, है ना। और लेमडा टी इक्वल टू 2.303 और क्या होगा लॉग एन नॉट बाई एन, यानी इनिशियल न्यूक्लियाई एट टी टाइम पर न्यूक्लियाई। इसके बाद जो है आपका टी हाफ का फॉर्मूला होगा 0.693 बाई डीके कांस्टेंट। लेमडा मतलब यहाँ वेवलेंथ मत समझ लेंगे आप लोग, नहीं समझना है वेवलेंथ, क्या समझना है वो डीके कांस्टेंट है। तो देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब आगे क्या है,
अभी अभी हम लोग पढ़े थे रेट ऑफ डिके। यहाँ रेट ऑफ डिके होता है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता है, रेट ऑफ डिके होता है। क्या होता है? रेट ऑफ डिके होता है। रेट ऑफ डिके को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। जब आर से डिनोट करते हैं तो आप याद कीजिए आर बराबर फॉर्मूला पढ़े थे आप, -dn/dt। और अभी अभी डेराइव होके एक फॉर्मूला आया है ऑल्सो, अभी अभी फॉर्मूला डेराइव हुआ है n = n0 e⁻⁻λt। अभी डेराइव किए हैं फॉर्मूला। अब इस n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो रेट बराबर होगा, रेट ऑफ डिके बराबर होगा -d(n0 e⁻⁻λt) बाई dt होगा। n0 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लीजिए तो r इक्वल टू होगा n0, अब माइनस साइन तो रहेगा नहीं, आपका d e⁻⁻λt बाई dt होगा। इसका डिफरेंशिएशन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आता है क्योंकि बहुत पहले ये सब पढ़ लिए हैं। इसका डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट से। तो माइनस लेमडा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n0 इंटू लेमडा और फिर बच जाएगा e⁻⁻λt। अगर ये रेट है तो इसको हम लोग कहेंगे इनिशियल रेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इनिशियल रेट कहेंगे। यानी r इक्वल टू आप लिख सकते हैं r0 e⁻⁻λt। अब आप समझ सकते हैं रेट भी जो है आपका समय के साथ साथ घटेगा। पहले 1 सेकेंड में अगर 10 न्यूक्लियाई टूट रहा है तो बाद में हो सकता है 1 सेकेंड में 2 ही न्यूक्लियाई टूटे, फिर 1 ही टूटे या उससे भी कम टूटे। यानी रेट भी घटेगा क्योंकि माइनस साइन है, रेट भी घटेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं R0 को हम लोग कहेंगे इनिशियल रेट। क्या कहेंगे? इनिशियल रेट। यानी रेट का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके पर सेकेंड। तो इनिशियल रेट मतलब जितना आप देखिए इनिशियल रेट और रेट R0 का इनिशियल रेट है और R0 का फॉर्मूला आपका आ गया n0 इंटू लेमडा। तो ध्यान से समझिएगा, लेमडा तो ठीक है कांस्टेंट है, लेकिन n0 न्यूक्लियाई है। जितना ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा उतना ज्यादा डिके रेट होगा। देखिए फॉर्मूला देखिए, ये कांस्टेंट है तो इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि पहले 100 न्यूक्लियाई है तो टूटने का रेट भी ज्यादा होगा। 50 न्यूक्लियाई हुआ तो टूटने का रेट हाफ हो जाएगा। 25 न्यूक्लियाई हुआ तो टूटने का रेट भी 1/4 हो जाएगा। अगर 10 न्यूक्लियाई बचा हुआ तो टूटने का रेट भी 1/10 होगा। अब उतना फास्ट में रिएक्शन नहीं होगा जितना फास्ट में शुरुआत में हो रहा था। तो बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की बात कीजिए तो देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि क्या है। यानी ये इनिशियल रेट है, ठीक है। तो इसका भी आप समझ सकते हैं बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसका भी जो ग्राफ होगा बिल्कुल वैसा ही ग्राफ होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है आर जो है वह भी इसी तरह से डिके करेगा आपका, जिस तरह से रेट भी घटते चला जाएगा। इनिशियल रेट R0 है, हाफ लाइफ के बाद आपका यहाँ भी वही कंडीशन होगा कि जब t हाफ के बराबर हो जाएगा तो रेट भी, टूटने का रेट भी घट जाएगा। यानी जिस तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई घटेगा उसी तरह से रेट ऑफ डिके भी डिक्रीज कर जाएगा। देख लीजिए दोनों सेम ही है, रेट मतलब डिके। अब इसमें से कोई कष्ट है बोर्ड पर तो पूछिए, नहीं तो अब आगे एक और टर्म है उसको लिखते हैं। एक होता हाफ लाइफ, एक है एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। मीन लाइफ या इसी को एवरेज लाइफ भी कहते हैं, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। इसमें ज्यादा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, टी मीन या टी एवरेज। तो यह जो है इट इज द डेरिवेशन के बाद आता है, लेकिन डेरिवेशन नहीं बताएंगे। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। क्या? डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट का ये क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। तो यानी कि टी एवरेज या टी मीन बराबर होगा 1 डिके कांस्टेंट। और एक बात और पढ़े थे अभी यहाँ, उसको ध्यान से देखिए। आप टी हाफ इक्वल टू पढ़े थे 0.693 बाई डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ ऊपर लिख दीजिए, कहानी खत्म। अब देखिए इसी को आप लिख सकते हैं
ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूला, और इसको और भी एक लिख सकते हैं। इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो 1.44 आपका टी हाफ आ जाएगा। यह रिलेशन सारा एक ही है। आप जैसे इस रिलेशन को लर्न कीजिए, आपको लर्न करना है, सम टाइम एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, यहाँ से फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन होगा। देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह से। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन की बारी आती है, क्वेश्चन आखिर कैसे बनेगा। तो असाइनमेंट भी दिए हुआ और एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी बुक आप लोग के पास है तो बोलिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर यही क्वेश्चन है आपका, डीके कांस्टेंट पर है। और नहीं है तो असाइनमेंट में क्वेश्चन निकालिए, असाइनमेंट में बताते हैं कि कहाँ क्वेश्चन है जो। देखिए असाइनमेंट निकालिएगा आप लोग, और असाइनमेंट में देखिए आपका 4th नंबर प्रॉब्लम जो है, देख लीजिए क्या कह रहा है। हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज सच दैट 7/8 of the given quantity decay in 12 days. What fraction remain undecay after 24 days? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझिए। देखिए न्यूक्लियाई निकालिए, न्यूक्लियाई में आपका 4 नंबर प्रॉब्लम है, 4 नंबर प्रॉब्लम है, उसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन को, उसको देखिए। 4 नंबर प्रॉब्लम सब कुछ यहीं पर डाटा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। कहता हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज सच दैट 7/8 ऑफ अ गिवन क्वांटिटी डिके इन 12 डेज, यानी 7/8 डिके कर गया, आने की टाइम जब 12 डेज हो गया, 12 दिन हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बचा हुआ है 7/8 डिके कर गया। देखिए कहता है half life of certain radioactive element is such that 7/8 of a given quantity decay कर गया, डिके कर गया 7/8, बचा हुआ नहीं है, जबकि हम n से लिखे थे बचा हुआ। याद कीजिए, याद कीजिए, हम लिखे थे n है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t, लेकिन इसमें क्वेश्चन में रहा है डिके दे रहा है, तो चौथा क्लास वाला मेथड लगाइए, है ना, कि 1/4 फ्रैक्शन खत्म हो गया तो कितना बचा, तो 1 में से 1/4 घटाते थे, 3/4 बचता था। उसी तरह से यहाँ पर होगा आपका n0 में से 7 n0/8 घटेगा, यानी n0/8 बचेगा। देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन समझिए, टर्म को समझिए। टाइम जब 12 दिन है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है बचा हुआ है वो n0/8 बचा हुआ है। क्या है, n0/8 बचा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था 7/8 पार्ट डिके कर गया है। क्वेश्चन में देखिए कैसे क्वेश्चन लिख रहा है, उसको देखिए। अब उसके बाद तब इसको फार्मूला पर पुट कीजिए, पहले जो जो डाटा दिया हुआ है, तो लेमडा टी, टी के बदले 12 दिन, यूनिट मत चेंज कीजिए, और 2.303 लॉग, देख लीजिए ध्यान से, n0/n होता था, n0/n, और n के बदले फार्मूला n0/8 आया हुआ है, तो 8 चला जाएगा ऊपर, इसको इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देख लीजिए ध्यान से। अब सेकेंड टाइम में क्या कहता है, व्हाट फ्रैक्शन रिमेन आफ्टर अनडिके आफ्टर 24 टाइम, कितना फ्रैक्शन पार्ट बच गया, यानी n निकालना कहता है। कहता है जब t बराबर जब 24 दिन हो जाए तो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना बचा हुआ है ये निकाल दीजिए, ये बतला दीजिए। तो यहाँ से फिर से एक बार रिएक्शन लिखिए, कितना 24 लेमडा इक्वल टू 2.303 लॉग, कितना लिखिएगा, n0/n, ऐसे लिखिएगा। इक्वेशन सेकंड देख लीजिए ध्यान से, 2 बार इक्वेशन लिखे हैं, देख लीजिए 2 बार इक्वेशन लिखे हैं। अब इस दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर करके आपको n का वैल्यू निकालना है, वहां से मैथ का सॉल्यूशन अपने से करना पड़ेगा। देखिए अननोन अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ log 8 बचा हुआ है, बस इतना ही सोच लीजिए। इधर रेशियो लीजिएगा तो लेमडा कट जाएगा सीधा, आपको यहाँ से n निकाल लेना है। ये हुआ पहला मेथड बनाने का। देख लीजिए ध्यान से कैसे बनेगा क्वेश्चन। मैथ सॉल्यूशन तो आप ही को करना पड़ेगा, हम एक आध क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, लेकिन हम टेक्निक बता रहे हैं कितने तरह से क्वेश्चन बनेगा। देख लीजिए बोर्ड पर, समझ लीजिए बात को, और कुछ पूछना है तो बोलिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्यूशन होगा वो भी समझा रहे हैं, लेकिन पहले तो अब इधर से क्या करना है वो देख लीजिए।
अब दूसरा मेथड भी बता रहे हैं, सेकंड मेथड भी बता रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम बनाएगा दोनों मेथड से बनेगा, दोनों मेथड मतलब दो तरह से फॉर्मूला आया था, इसलिए दोनों मेथड से बनेगा। अभी देखिए फिर से हम बता रहे हैं, अब देखिए आपको क्वेश्चन वही 4 नंबर को बनाइएगा, तो आपको लिखा हुआ था कि टाइम जब 12 दिन बीत गया है, 12 डेज जब बीत गया है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है आपका, वो कह रहा था 7/8 डीके कर गया, लेकिन हम कह रहे हैं क्वेश्चन बचा हुआ पर बनता है क्वेश्चन, तो आपका बचा हुआ कितना है भाई, n0/8 वहां से तो देखिए निकाले हुए थे। अब फार्मूला एक आप पढ़े थे n = n0 e⁻⁻ ये फार्मूला पढ़े थे, इस फार्मूला पर पुट कीजिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा हुआ है n0/8 बचा हुआ है, n0 e⁻12 इक्वेशन नंबर पहला, क्योंकि टाइम 12 दिन था। सेकेंड टाइम में देखिए क्या है क्वेश्चन में, t जब 24 दिन हो गया है, 24 डेज जब बीत गया है, तो कहता है n बराबर वाट, क्या बचा हुआ ये बता दीजिए। तो यहाँ से भी रिएक्शन लिखिए, क्या बचा हुआ ये पता ही नहीं, तो n तो निकालना ही है ये वाला, n0 e⁻24 लैम्डा, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए हम एक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए इसमें से, तो इसमें से जब डिवाइड कीजिएगा तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा, या फिर नहीं तो सॉल्यूशन अगर जल्दी करना है तो कुछ कीजिए, ऐसे कर दीजिए। देखिए हम आपको डिवाइड वाइड कीजिएगा थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा सेटिंग कर लीजिए, सेटिंग करिएगा तो जल्दी बनेगा क्वेश्चन। आप क्या कीजिए, n बराबर n0 इसको रहने दीजिए अभी, ठीक है। e⁻⁻ t को आप लिख सकते हैं ऐसे, -12 लैम्डा का होल स्क्वायर, इसको लिखे हैं। देख लिए n0 वही है, e⁻⁻24 लैम्डा को इतना लिख सकते हैं। मैथ का स्टूडेंट है आप लोग, सोच लीजिए, 9th क्लास का मैथ लगाए, मत सोचिएगा 12th क्लास का मैथ लगा दिए, हम लगाए हैं a⁻m⁻n होता है, तो a⁻m × n फार्मूला होता है, ये फार्मूला लगाए हैं 9th क्लास वाला। अब इसको ऊपर से गुना कीजिए तो 24 लैम्डा हो जाएगा कि नहीं, फिर से देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो हमको, हाँ बोलिए। फिर तो ये 24 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या 24 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू 2 से करने से। पावर से गुना होता है, अच्छा अभी तो अच्छा, फार्मूला सॉरी लिखे सॉरी। थे अभी, a⁻m⁻n, तो पावर मल्टीप्लाई होता है, -12 लैम्डा में 2 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर नहीं होगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, आप e⁻−12 लैम्डा, e⁻−12 लैम्डा के बदले क्या लिखिए, ये कट गया है 1/8 लिखिएगा, आने की n, और देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं e⁻−12 लैम्डा के बदले लिखिएगा तो n0 नोट कर जाएगा, तो 1/8 लिखिएगा, यानी 1/8 का क्या होगा, 2 होगा। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से कि क्या होगा, देख लीजिए अच्छी तरह से समझ लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। तो अब जो बचा हुआ रहेगा पार्टिकल n0 कितना होगा, 64 बचा हुआ रहेगा, जो आंसर मिला लीजिए, यही आंसर आएगा। देख लीजिए सॉल्यूशन, समझ लीजिए बात को, सेटिंग यहाँ करना, यहाँ भी सेटिंग करना पड़ेगा तब सॉल्यूशन होगा, नहीं तो सेटिंग नहीं कीजिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसको पूरा डिवाइड नहीं करिएगा, लॉग के फॉर्म में रहने दीजिएगा, तब जाके सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए हम और क्वेश्चन बताते हैं, टेंशन मत लीजिए, पहले आप लोग को दे देते हैं, उसको सॉल्यूशन कीजिए। हम नंबर यहाँ पर देखिए बताते हैं कौन कौन क्वेश्चन अभी तुरंत बताएंगे, है ना। उसके बाद देखिए हम नंबरिंग लिख देते हैं 3-4 क्वेश्चन, है ना। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर बनाना है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 बनाना है, 8 13, 8 और 13 बनाइए, 2 क्वेश्चन आप लोग बना के चेक कीजिए, 8 नंबर और 13 नंबर। फार्मूला दो ही कोई यूज होगा, ज्यादा यूज नहीं होगा, n = n0 e⁻⁻t, और यही फार्मूला एक यूज होगा,
दोनों से बना के देखिए कि आखिर बनेगा कैसे। अपना हाथ जो है प्रेस कीजिए कि मैथ सर भारी लग आंसर रहा है। नहीं, सर आंसर नहीं जी आ रहा है। वेरी गुड। अब क्या करें हम लोग, आंसर नहीं आ रहा है तो सर आप बता दीजिए एक बार। फिर से बता दें। चलिए देखिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो आप बोले हैं फिर से बता देते हैं। कौन सा क्वेश्चन बता दें हम, ये बताइए आप। 1 नंबर ही बता देते हैं, आईआईटी में पूछा हुआ है 2002 में, है ना। यस देखिए सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में हम लोग बना लेते हैं, आप केवल दिमाग लगाइएगा। कहता है क्वेश्चन में हाफ लाइफ दिया हुआ है आपका 100 न्यू सेकेंड का, यानी टी हाफ जो दिया हुआ है 100 न्यू सेकेंड दिया हुआ है। टाइम टेकन फॉर रेडियोएक्टिव ऑफ सैंपल इतना टू डीके 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। आप बताइए 1/16 है जो बचा हुआ है या मतलब उतना से डीके किया है। जैसे आप बताइए पहले जब टाइम 0 रहा होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है N0 प्रेजेंट रहा होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब कहता है टाइम क्या रहे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना बचा हुआ है। N0/16 जो है डीके 2 है या डीके बाई है, पहले लैंग्वेज समझिए। मतलब ये बचा हुआ न्यूक्लियस है 1/16 या उतना से टूटा है, ये पहले सोचिए। तो देखिए डीके 2 है मतलब ये बचा हुआ है, डीके बाई नहीं है। यानी N0/16 जब न्यूक्लियाई बचा हुआ रहे तब टाइम क्या है। और हम फार्मूला में पहले ही बताए हैं कि बचा हुआ वाला पर फार्मूला है ये। अब बताइए N और N0 दो टर्म पर इनिशियल और फाइनल पर चेंज है, टाइम निकालना है, ये सब दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है, तब क्वेश्चन कैसे बनेगा। तब क्वेश्चन आप दोनों तरह से बना सकते हैं। हम फिर से दोनों मेथड बनाते हैं। फर्स्ट मेथड आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो हम दोनों मेथड बता रहे हैं। देखिए n = N0 e⁻⁻λt होता है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं पहले से, हर हाल में जानते हैं। देख लिए ध्यान से। अब आपको कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि टाइम जब आपका क्या हो जाए, मतलब कि 1 सेकेंड उस समय टाइम निकालना है आपको। तो आप बताइए ध्यान से N0/16 जब हो जाए, N0/16 हो जाए उस समय टाइम क्या है ये आपको बताना है, यानी टी निकालना है आपको। यहाँ से N0 तो कैंसिल हो गया, N0 कैंसिल होगा, 1/16 यानी e⁻⁻λt = 1/16 बचा हुआ है। इसको सॉल्यूशन करना है। आपको लेमडा का वैल्यू पता है, टी हाफ पता है, तो लेमडा का भी वैल्यू पता है आपको। बात समझ लीजिए यहाँ से ध्यान से। टी हाफ का भी वैल्यू प्रेजेंट है तो लेमडा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ से लेमडा का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। देख लीजिए ध्यान से। लेकिन इधर से सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो लॉग एंटी लॉग में जाना पड़ेगा। एक मेथड ये है। देखिए रुकिए पहले सब मेथड को चेक करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन इजी मेथड में हम लोग बनाते हैं। मेथड में सेकेंड मेथड में आप लिखेंगे लेमडा टी = 2.303 log N0/N होता है फार्मूला। कौन फार्मूला आपको ज्यादा सहायता करेगा उसको सोचिए आप। तो लेमडा यानी टाइम निकालना है तो 2.303 और लेमडा log N0 और बाद में है N0/16, तो 16 लेके चला जाइए ऊपर, ये कट गया है। अब टी हाफ लिखिएगा 2.303 लेमडा का वैल्यू। देखिए एक फार्मूला आप याद कीजिए 0.693 इंटू टी हाफ, तो टी हाफ चला गया ऊपर, लेमडा के बदले फार्मूला लिखे हैं वो। क्योंकि याद कीजिए आप अभी अभी लर्न किए थे टी हाफ = 0.693 बाई लेमडा, तो लेमडा बराबर भी यही फार्मूला होगा। तो वहां पर देख लीजिए फार्मूला वो, और यहाँ log 16 बचा हुआ है। log कितना बचा हुआ है, 16 बचा हुआ है। देख लीजिए ध्यान से।
अब इसको इससे डिवाइड कीजिए और यहाँ से आंसर डायरेक्ट अब आएगा 2.303 है और इससे डिवाइड करना मतलब 2.303 है 0.693 है ना। टी हाफ जो है आपका दिया हुआ था 100 मिली सेकेंड का था 100 मिली सेकेंड है। और देखिए ध्यान से log 16 को मैथ वाले स्टूडेंट जल्दी अच्छा से सोल्व कर पाते हैं। इसको लिख सकते हैं log 2 का पावर 4 16 को लिखते हैं ना 2 का पावर 4 लिख सकते हैं 16 को देखिए 2 का पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो log में फॉर्मूला होता है इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है यानी t बराबर हो जाएगा 2.303 0.693 100 मिली सेकेंड और 4 log 2 हो जाएगा ये वैल्यू। अब log 2 का वैल्यू आपको पता है कितना है तो 2.303 100 मिली सेकेंड बाई 0.693 और इनटू 4 log 2 का वैल्यू होता है 0.301 इससे डिवाइड कीजिएगा तो याद कीजिए कि इसमें कितना वर्ग कटेगा क्योंकि उसी के मल्टीप्लाई में है ये और इससे जब कीजिएगा तो 2.303 में ये कटेगा और ये दोनों मतलब इसको मिला करके आपको सब ये कैंसिल हो जाएगा और टाइम आ जाएगा आपका 400 मिली सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 मिली सेकेंड आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए सोल्यूशन समझ में आ गया। देख लीजिए अब बताइए इधर से सोल्यूशन करने में कितना मुश्किल होगा आप सोच लीजिए ये वाला स्टेप से वो स्टेप से हो गया सोल्यूशन। कोई परेशानी है तो बताइए तभी हम कुछ बोल पाएंगे। हाँ बोलिए। तो समझ गए। समझ गए वेरी गुड। यस सर। और आप अगर आपको ट्रिक बता दें तो कितना मजा आएगा बिना यस कलम सर। उठाए बन जाएगा सारा क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन में कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा यस सर। लेकिन वो कंपटीशन के लिए होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं होगा। कंपटीशन में तो कलम एक भी क्वेश्चन में नहीं उठाना पड़ेगा न्यूक्लियस में ये हम गारंटी देते हैं समझ गए ना। लेकिन उस ट्रिक के बदले आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा तब बताएंगे ट्रिक नहीं तो नहीं ट्रिक। बुक मेथड खत्म हो गया है एक्स्ट्रा फी जमा करना पड़ेगा समझिए ट्रिक फ्री में नहीं मिलेगा है ना। चाहिए ट्रिक बोलिए तो जल्दी से तब कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसका कितना सोल्यूशन पैसा? करना बस एक ट्रिक का 100 रुपया ज्यादा नहीं कम कॉस्ट है ज्यादा कॉस्ट नहीं रखे हुए हैं। चलिए बता देते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए हाफ लाइफ का मतलब क्या समझते हैं आप उसको समझिएगा। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है उसको मैं समझा रहा हूँ ट्रिक वही है और कुछ नहीं है। देखिए टाइम इधर है लिखा हुआ ठीक है इधर टाइम है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है प्रेजेंट है मतलब बचा हुआ है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके नहीं है बचा हुआ रेस्ट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट यानी रेस्ट जो बचा हुआ है उसकी बात करेंगे। तो देखिए ये हुआ आपका टर्मिनोलॉजी और ट्रिक कैसे बनता है वो समझिए। टाइम अगर 0 हो अभी टाइम शुरुआत नहीं हुआ डीके शुरुआत नहीं हुआ है उस समय न्यूक्लियाई या तो एन नॉट प्रेजेंट है या तो उसको कह सकते हैं कि 100% प्रेजेंट है या उसको कह सकते हैं कि 1% है क्योंकि एन नॉट लिखे या 1 लिखे या 100% लिखे बात बराबर तीन तरह से क्वेश्चन ही आएगा 100% ऐसे लिखा हुआ रहेगा चार्ट इसी तरह बनेगा। अब देखिए जरा ध्यान से ये इनिशियल में टोटल यानी 1 फ्रैक्शन में रहेगा तो 1 होगा लिखा हुआ परसेंटेज में रहेगा तो 100 होगा और नंबर में रहेगा तो एन नॉट रहेगा।
अब जब टाइम जो है एक हाफ लाइफ के बराबर बीत गया है, 1 हाफ लाइफ गायब हो गया है, तब का बात करेंगे। टाइम जो है 2 हाफ लाइफ के बराबर टूट गया है, मतलब बीत गया है। टाइम जो है 3 हाफ लाइफ के बराबर बीत गया है। टाइम जो है आपका 4 हाफ लाइफ के बराबर खत्म हो चुका है। टाइम जो है आपका 5 हाफ लाइफ के बराबर खत्म हो चुका है। टाइम जो है आपका 6 हाफ लाइफ के बराबर खत्म हो चुका है। इसी तरह से आगे देखिए, ध्यान सुनिएगा, अगर हाफ लाइफ 3 दिन का है तो 0 टाइम पर है, ये 3 दिन पर होगा, ये 6 दिन पर होगा, ये 9 दिन पर होगा, ये 12 दिन पर होगा, ये 15 दिन पर होगा और 18 दिन के बाद होगा। अगर हाफ लाइफ 10 दिन का है तो ये 0 पर होगा, ये 10 हाफ लाइफ के बाद होगा, ये 10 दिन के बाद, ये 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, ऐसे बीतेगा। और एक हाफ लाइफ के बाद जो बचा हुआ रहेगा वो n0/2 बचा रहेगा। फ्रैक्शन में 1/2 और परसेंटेज में 50%। अगला हाफ लाइफ बनेगा तो जितना है उसका आधा टूट जाएगा, तो बचेगा n0/4 या 1/4 या 25% बचेगा। अगला एक हाफ लाइफ के बाद n0/8 बचा हुआ रहेगा, रेस्ट 1/8 बचा हुआ रहेगा, 12.5% बचा हुआ रहेगा। अगला हाफ लाइफ के बाद n0/16 1/16 और आपका 6.25% बचा हुआ रहेगा। अगला हाफ लाइफ के बाद n0/32 1/32 और 3.125% बचा हुआ रहेगा। परसेंटेज में लिखिएगा तो अगला हाफ लाइफ के बाद n0/64 और 1/64। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा, अपने से हम यहीं तक लिख रहे हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं आप। 1.1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 25, इतना परसेंट बचा हुआ रहेगा। देख लीजिए ध्यान से, 6 हाफ लाइफ के बाद मतलब कि 1% लगभग 1.5% की वजह से बचा हुआ रहता है। इस बात को ध्यान, मतलब 100 से इतना, देखिए जितना हाफ लाइफ रहेगा उसके अनुसार ये टूटेगा। यानी हाफ लाइफ आपका मान लीजिए कि 5 डेज का है तो 5 दिन के बाद ये सब स्थिति प्रेजेंट रहेगा, 10 दिन के बाद इस तरह से प्रेजेंट रहेगा, 15 दिन के बाद ये प्रेजेंट रहेगा, 20 दिन के बाद ऐसा प्रेजेंट होगा, 25 दिन के बाद ऐसा और 30 दिन के बाद ऐसा। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन हम दोनों तीनों बताए हैं उस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। आइए 4 नंबर प्रॉब्लम पर, कहता था हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट इज सच दैट 7/8 ऑफ अ गिवन पॉइंट डिकेइंग 12 डेज। 7/8 डिके कर गया तो रेस्ट वाला है, तो आप थोड़ा बहुत तो मैथ आना चाहिए। 7/8 डिके कर गया तो 1/8 बचा हुआ है, 1/8 बचा हुआ है कितना दिन के बाद, 12 दिन के बाद। तो 12 दिन कितना हाफ लाइफ के बाद बीता, 3 हाफ लाइफ के बाद बीत गया है। देख लीजिए ध्यान से, 1 जैसे कि आपका बचा हुआ है 7/8 डिके किया है तो 1/8 बचा हुआ है, तो 1/8 कितना दिन के बाद बचा हुआ है, 12 दिन के बाद। 12 दिन कै हाफ लाइफ के बाद हुआ था, 3 हाफ लाइफ के बाद। तो एक हाफ लाइफ कितना दिन का हुआ, बोलिए आप लोग जल्दी से। 3 हाफ लाइफ में 12 दिन बीत गया तो एक हाफ लाइफ कितना का होगा, कोई नहीं बोलेंगे। 4 सिंपल, 4 हाफ लाइफ हुआ। हाँ 4 दिन का हुआ, 4 दिन का हाफ लाइफ हुआ। यहाँ से ये निकल गया पहला स्टेटमेंट से बिना गुना भाग किए हुए। अब कहता है 24 दिन के बाद कितना बचा हुआ रहेगा, ये बताइए। अनडिके कितना बचा हुआ, रेस्ट, अनडिके मतलब वही रेस्ट में बचा हुआ 24 दिन के बाद। तो अब आप लोग पहले ये सोचिए कि एक हाफ लाइफ हो गया 4 दिन का, तो 24 दिन में हाफ कितना नंबर ऑफ हाफ लाइफ होगा ये बताइए। एक हाफ लाइफ 4 दिन का, तो 24 दिन में कितना हाफ लाइफ होगा, तो 4 छक्के 24, 6 हाफ लाइफ होगा। आया समझ में। अब इसमें देखिए 6 हाफ लाइफ के बाद कितना फ्रैक्शन बचा रहता है, 1/64। हम लोग कितना मेहनत करके आंसर लाए थे, याद है ना, बोर्ड भर गया था। यहाँ देखिए कैलकुलेशन उंगली पर होता है, आज थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तब मेरे जैसा फास्ट में 5 सेकंड में सोल्यूशन आपके पास रहेगा। कहिए सर ये क्वेश्चन बन गया, अगला बना के दिखाइए। तो अगला 8 नंबर IIT में जो पूछा क्वेश्चन उसको देखिए।
हाफ लाइफ ऑफ रेडियो 100 मिनट, हाफ लाइफ ऑफ की बात दिया तो और आसान हो गया। हाफ लाइफ है जो 100 का है, टाइम टेकन फॉर डिके 1/16, तो 1/16 कितना हाफ लाइफ के बाद आता है, 4 हाफ लाइफ के बाद, यानी 400 सेकेंड। डायरेक्ट आंसर। समझ में आया? बोलिए। 13 नंबर बताते हैं वैसे ही। तो 13 नंबर भी देखिए, कहता हाफ लाइफ 16 साल का है, पहले 100 ग्राम था, और कहता 25 ग्राम अनडिके, तो 100 ग्राम से 25 ग्राम, तो 100 से 25 आ गया, कई हाफ लाइफ के बाद, 2 हाफ लाइफ के बाद, तो 2 हाफ लाइफ के बाद 25 आ गया, तो एक हाफ लाइफ कितना साल का है, 16 साल का, यानी 3200 साल में ऐसा घटना घटित हो चुका होगा। योर आंसर। जो भी क्वेश्चन है सबको किसी में कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए इस रेडियो एक्टिविटी का जितना भी क्वेश्चन है, इस रेडियो एक्टिविटी का जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन असाइनमेंट का बना लेंगे हर हाल में। अगले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट भी चालू होगा। क्वेश्चन क्योंकि आप लोग बनाएंगे तो मैक्सिमम बन जाएगा, हमको बहुत ज्यादा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग को बना लेना है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 67 क्वेश्चन है, जो पूछिएगा वो जरूर बताएंगे, हर हाल में बताएंगे, उसमें कष्ट पहुंचने नहीं देंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोस्टैट चालू होगा, थोड़ा संभल करके रहिएगा। ये थोड़ा सा इन सभी चैप्टर से ज्यादा डेंजरस है। आपको वेक्टर रिवीजन कर लेना है। देखिए चैप्टर बता देते, वेक्टर, ग्राफ, है ना, कैलकुलस, इंटीग्रेशन डिफरेंस जिसको कहते हैं, ये सभी चीजें आपका हर हाल में रिवीजन होना चाहिए किसको, इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ने के लिए। बात समझ लीजिए हम क्या क्या बोले हैं। कम से कम आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, ये सब जो चैप्टर है बेसिक वाला, वो सब आपको रिवीजन होना चाहिए। ऐसे न्यूटन लॉ सब आएगा, फ्रिक्शन वगैरह सब आएगा उसमें, छूटेगा कोई नहीं, है ना, ग्रेविटेशन तक ये सब सब आता है उसमें। लेकिन आपको कम से कम वेक्टर हर हाल में अच्छे से, और आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और यूनिट डायमेंशन, ये सब चीजें आपको हर हाल में रिवीजन में होना चाहिए, तभी आपसे आगे का चैप्टर ये समझ में आएगा। ठीक है, और रिवीजन करने के लिए आपको पता है कि सारा वीडियो जो है यूट्यूब पर प्रेजेंट है, आप कितना जल्दी रिवीजन करते हैं वो आप समझिए अब, है ना। इसलिए आज का मीटिंग आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर है वो बताना है। वो क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 2 नंबर है असाइनमेंट का, 5 है, 6 है, 5, 6 है, 14 है, आप लोग जो भेजे हैं उसमें 16 भी है, और 14, 16, फिर 20 है, 18, 20 है, सब लगातार लगता है, हमें से पूछना है। 18, 20 है, 23 है, फिर आपका 26 है, फिर आपका जो है 30 है, 31 है, 33 है, 36 है, बताया वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पहले बताए थे। 36 है, 37, नो सर। 39, 45, 49, 53 और 54 है। ट्रिक से सारा क्वेश्चन बताएंगे, हमें विश्वास है कि ट्रिक वगैरह सब याद कर लिए होंगे आप लोग अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 17 है, एक 29 है, एक 53 है। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं, है ना। यही सब क्वेश्चन आप लोग को बताना है ना। देखिए सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्यों नहीं बना वो सोचिएगा। देखिए कहता है 2 नंबर में, एज ए रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसिव डीके प्रोसेस इन अ रेडियोएक्टिव सीरीज न्यूक्लियन नंबर डिक्रीज बाय 4। इसका मतलब थ्योरी नहीं याद किए हैं। न्यूक्लियन नंबर किसको कहते हैं? मास नंबर को कहते हैं न्यूक्लियन नंबर। याद कीजिए, जो न्यूक्लियस के अंदर आता है उसको न्यूक्लियंस कहते हैं, और यह जो होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी मास नंबर को न्यूक्लियंस कहते हैं। नहीं जानते अपने से लिखते जाइएगा वैसा बात, ठीक है। न्यूक्लियस नंबर डिक्रीज बाय 4 व्हाइल प्रोटॉन नंबर अनचेंज। मतलब प्रोटॉन नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। कहता है इससे एक प्रोडक्ट बना जिसमें न्यूक्लियस नंबर जो है 4 से घट गया, बट एटॉमिक नंबर नहीं घटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं घटने का मतलब ये हुआ कि जेड कांस्टेंट रह गया। तो एक बात को पहले समझ लीजिए, अगर 4 से मास सिर्फ किस में घटता? अल्फा डिके में घटता। बीटा और गामा में तो मास डिक्रीज करता ही नहीं है। तो अल्फा डिके में एक अल्फा डिके करता, मास 4 से डिक्रीज करता है, तो अल्फा एक डिके हो गया होगा। लेकिन अल्फा डिके में 4 से मास घट गया, लेकिन ये एटॉमिक नंबर भी 2 से घटाता है। अल्फा डिके में एटॉमिक नंबर भी 2 से घटाता है, एटॉमिक नंबर चेंज है। तो आप ये बताइए एटॉमिक नंबर बढ़ाया कौन सा डिके? तो माइनस बीटा डिके। याद कीजिए, माइनस बीटा में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्लस बीटा में घटता है, यानी 2 बार माइनस बीटा डिके हुआ होगा। क्वेश्चन समझ के बनाना रहता है, यहाँ पर कोई रूल फार्मूला उस तरह से काम नहीं करेगा आपको। तो यानी कि 1 अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल आपका आंसर होगा, ठीक है। अब 5 नंबर में आइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कितना आसानी से बनता है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है रेडियो एक्टिव इनिशियल रेट दिया हुआ है आपका 16,000 काउंट पर मिनट। मतलब देखिए ध्यान समझिएगा, एट टाइम अगर पहला हाफ के बराबर हो गया, मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप लोग फार्मूला से बनाएंगे क्वेश्चन तो बहुत कष्ट होने वाला है। टाइम 0 करने का मतलब ये हुआ कि टाइम 0 है उस समय इनिशियल रेट प्रेजेंट है। आर का वैल्यू जो दिया है इनिशियल रेट, वो दिया 16,000 दिया है, 16,000 दिया हुआ है, ठीक है। आप बताइए एट 1 हाफ लाइफ, टाइम अगर 1 हाफ लाइफ चला जाए तो रेट जो बचा हुआ रहेगा आफ्टर 1 हाफ लाइफ के बाद, वो 8,000 रेट बचा हुआ रहेगा। रेट भी उसी तरह डिके करता है, पहले ही बता दिए थे। अगर टाइम जो है 2 हाफ लाइफ के बराबर बीत गया तो रेट जो बचा हुआ रहेगा वो 4,000 बचा हुआ रहेगा। अगर टाइम जो है 3 हाफ लाइफ के बराबर चला गया तो रेट बचा रहेगा 2,000। देखिए हमको 2100 दिया है क्वेश्चन में, और अप्रॉक्स लेने के लिए भी कह रहा है, तो हम तो 2000 तक आ गए। तो 2000 तक आ गए कितना हाफ लाइफ में? 3 हाफ लाइफ में। और इसमें कहता है गिवन दैट ओनली एक्टिविटी मेजर ड्यू टू दिस आइसोटोप्स आफ्टर 12 आवर, 12 घंटा के बाद 2100 मिल रहा है। यानी लगभग 12 घंटा में 3 हाफ लाइफ गया होगा। लगभग की बात कीजिए, तो 3 हाफ लाइफ 12 घंटा में गया होगा, तो एक हाफ लाइफ कितने समय का रहा होगा? खुद सोचिए आप, एक हाफ लाइफ कितने समय का रहा होगा? तो एक हाफ लाइफ जो हो गया आपका 4 घंटा का रहा होगा। तो हाफ लाइफ जो हो जाएगा 12 घंटा में से 3 से डिवाइड कीजिएगा, 4 आवर का हाफ लाइफ रहा होगा। कितना का रहा होगा? 4 आवर का। और देखिए ऑप्शन में भी 4 दिया है, अप्रॉक्स लेने के लिए भी कहा था, इसलिए कोई टेंशन है नहीं। देख लीजिए डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ से। अब देखिए 5 नंबर के बाद 6 नंबर में आइए। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, उंगली पर बनता है, अगर बात समझ गए होंगे तो। देखिए कहता है ये आपका जे मतलब स्कॉटिश एग्जाम में पूछा हुआ है,
कहता है रेडियो एक्टिव सोर्स कंटेन टू मटेरियल, वन डिके बाय इमिशन ऑफ अल्फा विथ हाफ लाइफ 4 while अदर बीटा विथ हाफ लाइफ 3 days। मतलब ध्यान से समझिएगा, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, बहुत सारा मटेरियल है, रेडियो एक्टिव सोर्स है। अब ये जो है ना एक तरह से नहीं टूटता है, दो तरह से टूट रहा है। ये अल्फा भी डिके कर रहा है, अल्फा भी डिके कर रहा है और बीटा भी निकाल रहा है, दोनों निकाल रहा है ये। यानी कि एक ऐसा मटेरियल है, जैसे इसमें क्या था, कोई एक टूट रहा था तो अल्फा बीटा टूट रहा होगा, इसमें दोनों साथ साथ टूटने लगा। और इसका जो हाफ लाइफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है टी हाफ आपका अल्फा पार्टिकल विथ हाफ लाइफ 4 days एंड बीटा पार्टिकल विथ हाफ लाइफ, ये 4 days का है। और इसका जो हाफ लाइफ है बीटा का वो 3 days का है। लेकिन सारा टूट रहा है इसी से, किससे, इसी मटेरियल से टूट रहा है। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है। तो देखिए अब कहता है इनिशियल रेट जो है, इनिशियल रेट जो है आपका 176 है। मतलब इनिशियल रेट का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा, ये दोनों का रेट मिला करके, रेट ऑफ अल्फा प्लस रेट ऑफ बीटा, दोनों जो टूट रहा होगा, जैसे यहाँ रेट ए वो लिए थे, दोनों जो टूट रहा था वो 176 डिके पर सेकेंड था। मतलब दोनों जब टूट रहा है तो इसका मतलब इसमें से क्या होगा, हो सकता है 100 अल्फा पर सेकेंड टूट रहा होगा और 76 बीटा पर सेकेंड टूट रहा होगा। हो सकता है, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि 90 अल्फा पर सेकेंड टूट रहा होगा और उसमें घटा दिए तो ये टूट रहा होगा, लेकिन हमको पता नहीं है अभी तक। लेकिन क्वेश्चन में जरूर कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा। बट दिस बिकम्स 80 व्हेन पीस ऑफ पेपर इज प्लेस्ड बिटवीन सोर्स एंड डिटेक्टर। जैसे एक बात बताइए, ये 176 टूट रहा है, ये पता कैसे चलेगा? तो एक डिटेक्टर लगाया जाएगा, मशीन लगाया जाएगा जो डिटेक्ट करेगा कि एक 176 टूट रहा है। लेकिन कहता है कि अल्फा इधर टूट के निकला, बीटा इधर टूट के निकला, 176 इनिशियल रेट था। कहता है वो टिश्यू पेपर लगा दिए डिटेक्टर, यहाँ मतलब डिटेक्ट करने वाला नीचे है यहाँ, टिश्यू पेपर बीच में रख दिए। तो कहता है टिश्यू पेपर रखने से रेट जो है इधर डिटेक्ट हो रहा है मात्र 80। मतलब टिश्यू पेपर रखने से जो रेट इधर डिटेक्ट हो रहा है वो है 80। मतलब इस टिश्यू पेपर को रखने के बाद, तो टिश्यू पेपर रखने के बाद, तो एक बात बताइए, टिश्यू पेपर का नाम सुने हैं आप लोग? बताइए, टिश्यू पेपर का नाम सुने हैं? तो टिश्यू पेपर आखिर क्या करेगा कि रेट को घटा देगा। तो अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 9th 10th में जो पढ़े हैं, अल्फा बीटा गामा रे का नाम केमिस्ट्री में पहले बहुत बार सुने हैं। आप बताइए अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर किसका होता है? किसी चीज को छेद करके इस पार से उस पार निकल जाए उसको कहते हैं पेनेट्रेटिंग पावर। तो अल्फा बीटा गामा में गामा सबसे कम किसका है? अल्फा। वेरी गुड। तो टिश्यू पेपर रखिएगा और रेट घट गया है, मतलब टिश्यू पेपर किसको रोक लिया होगा? अल्फा बीटा गामा में किसको रोक लिया होगा? अल्फा। यानी अल्फा को रोक लिया, इसका मतलब इधर जो पार किया रेट वो किसका बचा हुआ? बीटा का। आया बात समझ में? यानी रेट जो है बीटा का आ गया 80 डिके पर सेकेंड आ गया। दिमाग देखिए कैसे लगाया जाता है। इसलिए अल्फा का जो रेट होगा आप खुद सोचिए, अल्फा अब क्या होगा? अल्फा का रेट जब लिखिएगा तो अल्फा रेट क्या होगा आप खुद सोचिए, आर अल्फा क्या होगा? तो बीटा का 80 हो गया और टोटल 176 था, तो 176 में से 80 घटा लीजिए तो कितना बचेगा आप बस सोच लीजिए। 96। कितना बचेगा? 96। यानी इनिशियल रेट बीटा का 80 है और अल्फा का 96 है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? तब आगे क्वेश्चन बनेगा फिर। यस सर। चलिए इतना समझ में आ गया। अब कहता है 12 दिन के बाद व्हाट विल बी द करेक्ट काउंट रेट आफ्टर 12 विदाउट टिश्यू पेपर। विदाउट टिश्यू पेपर का 12 दिन के बाद क्या है? तो हमको तो निकाले थे यहाँ पर ऐसे, देखिए आर अल्फा का रेट है पहले 96, अभी निकाले हैं। आर बीटा का रेट है जो आपका कितना है? 80 है। कब? जब टाइम 0 था तब। अब टाइम है जो
देखिए ध्यान से, ये कैसे टूटा, दोनों अलग अलग टूटेगा, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे। टाइम 0 पर दोनों इतना है, लेकिन एक हाफ लाइफ अल्फा का जो था, अल्फा का जो हाफ लाइफ है 4 दिन का है। यानी अगर 4 दिन बीत गया, 4 डेज, तब 4 डेज के बाद क्या बचेगा, ये इसका आधा बचेगा। कितना, 48, 48 बचेगा। आप बताइए 8 दिन के बाद कितना बचेगा, ये इसका आधा, 24 बचेगा। 12 दिन के बाद कितना बचेगा, इसका आधा, 12 बचेगा। क्योंकि 12 दिन के बाद पूछ रहा है कि कितना रेट है, ये बताइए। उसी तरह सब इसको तोड़िए, t बराबर 3 डेज अगर बीत जाए तो रेट इसका कितना बचेगा, इसका आधा, 40 बचेगा। t बराबर अगर 6 दिन बीत जाए तो इसका रेट कितना बचेगा, 20 बचेगा। t बराबर अगर 9 डेज गायब हो जाए तो 10 रेट बचेगा। और t बराबर अगर 12 दिन गायब हो जाए तो इसका रेट 5 बचेगा। तो आपको कहता था 12 दिन के बाद टोटल रेट क्या है, तो आफ्टर 12 डेज टोटल रेट, यानी टोटल रेट में किसका, अल्फा प्लस बीटा दोनों काउंट कीजिएगा। तो 12 प्लस 5 17 डिके पर सेकेंड। देखिए कितना दिमाग लगा, देखिए आपको लिख के बताएं इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आप समझ जाइएगा ना तो जानते क्या होगा, यहाँ से 2-2 सेकंड में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझने भर देर है सिर्फ। समझ में आ गया बात 6 नंबर, या कहीं डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए। नो सर। चलिए तो इसके बाद 14 नंबर में आते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर जो भी पूछे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ये कहता है MP डिनोट मास ऑफ प्रोटॉन, Mn that of a neutron, a given nucleus of binding energy B contains Z proton and N neutron. The mass इतना न्यूक्लियस इज गिवन बाय, है ना। तो मास ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है ना, तो आपको सिंपल सा बात समझिए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, उल्टा कह रहा है निकालने के लिए। आपको सिर्फ जोड़ घटा में फंसाया है, नीट वाला तो कुछ पूछता ही नहीं है। तो देखिए 14 नंबर में हम बता देते हैं कि क्या करना था। आप बताइए डेल ई बराबर क्या जानते थे आप, डेल एम गुने सी स्क्वायर जानते हैं। डेल एम का वैल्यू जानते हैं, डेल ई को ये कहता है बाइंडिंग एनर्जी को बी से नोट किया है, बाइंडिंग एनर्जी को बी से नोट किया गया है, तो इसको बी कर दिया है क्वेश्चन में। और डेल एम का वैल्यू आपको पता है, जेड गुने मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड गुने मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू सी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला पता है कि नहीं आप लोग को, ये बताइए। यस सर। तो अब आपको क्या करना है, मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है। तो पहले इसमें डिवाइड होगा और ये माइनस है, तो आप लिखिएगा ऐसे बी बाई सी स्क्वायर इक्वल टू जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। आपको मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस को इधर ले आइए, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस बी बाई सी स्क्वायर। अब बताइए ये क्वेश्चन में क्या किया है, वो कुछ किया तो नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें फिर लिखा है सॉरी मास एम एम से न्यूट्रॉन लिखा है, आगे की ए माइनस जेड जो न्यूट्रॉन है ना उसको एम से लिख दिया है, तो इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है ना, एन से सॉरी। तो यानी कि आपके अनुसार जो क्वेश्चन का आंसर आएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो जेड एम पी आ जाएगा, जेड एम पी से ना, हाँ जेड एम पी आ जाएगा। आप प्लस इसको नंबर को, न्यूट्रॉन के नंबर को एन से डिनोट कर दिया था, एम इंटू एम एन आ जाएगा और माइनस बी बाई सी स्क्वायर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। देखिए क्या किया था, कुछ नहीं किया है, आप सीधा कंफ्यूज कर गए होंगे। इसमें लग रहा हो क्या क्या लिखा है, केवल जोड़ घटाव करना था, और वो भी लगभग 5 स्टैंडर्ड का, इधर उधर करना है, कल रात आपका अलजेब्रा का वही चीज था। चलिए इतना आप लोग देख लिए होंगे, है ना, इतना में आपको कष्ट नहीं रहा होगा, ये हमको पता है बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं, ठीक है। सर देखिए हम लोग ऑप्शन अलग ही दिया है। ऑप्शन से छोड़ दीजिए, जो मैं बनाया हूँ सही है, वो आगे पीछे लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, ब्रैकेट में चलिए। n, z क्या लिखा है? वो मास छोड़िए ना, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए लिखा हुआ है। वो ओ। न्यूक्लियस का नंबर लिखा है, उस तरफ लिखा है, क्वेश्चन में दिया है इसलिए वैसे लिखे हुए है वो। ठीक है, 16 तक हो, 14 तक हो गया आप लोगों का। एकदम यहाँ से एक क्वेश्चन हर हाल में जेईई में आता है, नीट में आता है, और सब बिना कलम उठाए क्वेश्चन बनता है। देख लीजिए आपका क्वेश्चन में दम ही कितना रहता है, वो सोच लीजिए। चलिए 60 नंबर में आते हैं। IIT 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। IIT देखिए कि आप लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ है नहीं। अच्छा 16 नंबर था ना, हाँ ठीक है। कहता है एट एन इंस्टेंट रेशियो ऑफ, क्या कहता है, एट एन इंस्टेंट रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 2:1, half life be respectively 12 hour and 60 hour. After 2 days ratio of amount substance left over। तो देखिए टेंशन मत लीजिए, मान लिया जाए आपका दो प्रोडक्ट है ए और बी, कोई टूट रहा होगा, तो इसका रेशियो इनिशियल में जो है 2:1 है, ऐसे दिया है क्वेश्चन में, 2:1 दिया है। हाफ लाइफ दिया है पहले का 12 घंटा, इसका हाफ लाइफ दिया है 12 घंटा, और इसका हाफ लाइफ दिया है बाद वाले का 16 घंटा। तो आपको 2 दिन में कितना 48 घंटा होगा, तो कै बार टूटेगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना बार होगा आपका, कितना बार टूटेगा, तो आपका जो टूटेगा ये कितना बार, 4 बार ये टूटेगा। तो 4 बार जब टूटेगा तो याद कीजिए 2 से पहले 1 होगा, 1 से 0.5 होगा, अभी 1 बार टूटा, 2 बार टूटा, तीसरा बार में 0.25 होगा, और चौथा बार में 0.125 होगा। ये 3 बार टूटेगा, पहला बार में 1/2 यानी 0.5 होगा, दूसरा बार में 0.25 होगा, और तीसरा बार में 0.125 होगा। तो 48 घंटा के बाद इसका अमाउंट भी उतना ही है, इसका भी अमाउंट उतना ही है। तो आप खुद सोचिए अब आंसर क्या होगा, देख लीजिए, खुद सोचिए अब आंसर क्या होगा। सोच लिए 1:1 होगा, है ना, यानी रेशियो जो होगा 2 दिन के बाद वो क्या होगा 1:1 होगा। आप समझ में, देखिए 17 नंबर फॉर्मूला है, वो दोनों क्या होगा सीधे ऐड हो जाता है, इस बात को याद कर लीजिए, ठीक है। बात समझिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। 17 नंबर सीधा ऐड हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट जो है सीधा ऐड हो जाता है। 18 नंबर बनाने वाला क्वेश्चन है ना, कहता है 18 नंबर क्वेश्चन का एक अलग से फॉर्मूला होता है, एक्चुअली सिलेबस में दिया था पढ़ने के लिए, लेकिन एक बार जेईई मेन पूछ चुका है। देखिए कोई भी अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल जब पेनिट्रेट करता है किसी भी सरफेस में, तो इंटेंसिटी इफेक्ट उसका घटते चला जाता है। आप सीधा सा बात सोचिए ना कि बल्ब आपके घर में जल रहा है, उसके चारों तरफ एक पेज लगा दीजिए, जब पेज लगा दीजिए तो क्या होगा आप खुद सोचिए, जैसे ही पेज लगाइएगा तो उसका रोशनी आना घट जाएगा, इसका मतलब लाइट घट जाएगा, इफेक्ट घट जाएगा। तो उसी तरह से कहता है कि अगर मेटल प्लेट पर किसी रे को डालिएगा तो उसके अंदर घुसेगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी घटते चला जाएगा, और उसका फॉर्मूला जो होता है I0 होता है e⁻⁻, मतलब कोई कांस्टेंट I × x होता है, मतलब कोई कांस्टेंट
और x क्या होता है, थिकनेस, कितना दूर तक घुसा, और ये इंटेंसिटी है। इस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए पहला बार में कहता है इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडियो एक्टिव radiation from a given source is I. On passing through 36 millimeter of lead, it reduced to 1/8. The thickness of आपका पूछ रहा है thickness of lead which will reduce the intensity 1/2. देखिए ध्यान समझिएगा, इंटेंसिटी पहले I आया है और कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फार्मूला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली बार कह रहा है कि इंटेंसिटी शुरुआत में I था और I/8 हो गया। कब? जब ये कितना अंदर घुस गया था, 36 mm, यानी K गुने 36 लिख लीजिए, केवल यूनिट मत चेंज कीजिए। अगला बार में कहता है कि 1/2 जब ये हो जाएगा तो कितना अंदर घुसेगा, इंटेंसिटी हाफ अगर हो गया है तो आपका वो जो है कितना अंदर घुसेगा वही x निकालना है। ये दो इक्वेशन हो गया और यहीं से सॉल्यूशन मिलेगा। ये इंटेंसिटी I/8 हो गया। अब डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, डिवाइड कीजिए, किसको किससे डिवाइड कीजिएगा जो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कीजिए, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कीजिए, तो इसमें I/2 होगा, I/8 ऊपर चला जाएगा, आने की कटने के बाद 8 ऊपर रहेगा, I = ये दोनों तो कट जाएगा और यहाँ पर E का वैल्यू है ना माइनस, डिवाइड कर रहे हैं तब क्या होगा ये बात समझ लीजिए। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 में इसको, तो ये है kx है ना, और यहाँ पर जो जब kx है और इसको जब आप नीचे लिखेंगे, सॉरी 2 डिवाइडेड फर्स्ट किए थे, ये ऊपर है और ये नीचे रहेगा माइनस में, तो ऊपर जाके ये प्लस, सॉरी ये तो दिया हुआ था 2 डिवाइडेड kx, ठीक है, सेकेंड का, और इसका है k × 36 है, तो नीचे ही बचेगा e का पावर, क्योंकि फर्स्ट से डिवाइड किए हैं तो 1/k36 है ना, इसको ऊपर ले जाइएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो k का वैल्यू आप 1 मान लीजिए, क्वेश्चन में क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो k को यहाँ से हटा के बनाइए, तब बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि उसका वैल्यू दिया ही नहीं है कुछ, तो -x पर सिर्फ बन जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से जब क्या कीजिएगा, तो आप देखिए ध्यान से, इसको ऊपर ले जाइए तो आपको 8 बराबर क्या बचेगा, देख लीजिए ध्यान से, ये जब ऊपर ले जाइएगा तो ये माइनस है तो ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगा, यानी e का पावर जो हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा, e का जो पावर होगा आप यहाँ से -x + 36 होगा, -x + 36 हो जाएगा, देख लीजिए। अब यहाँ से लॉग लेना पड़ेगा तब क्वेश्चन बनेगा। ये 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 = e का पावर -x + 36 कर लीजिए, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, सॉरी लॉग बोथ साइड, जब लॉग लीजिएगा तो ये चला जाएगा ln 2 का पावर 4 और ये गायब हो जाता है, -x + 36 हो जाएगा, ये देख लीजिए ध्यान से। अब 4 आ जाएगा बाहर, ln 2 = -x + 36 होगा, ठीक है। अब ln 2 का वैल्यू जो होता है, ln 2 का वैल्यू लेना है, तो इसका वैल्यू होगा 4 × 2.303 और लॉग का वैल्यू 0.301, लॉग 2 का वैल्यू = -x + 36, x को इधर ले आइए और उसको उधर ले जाके गुना करके घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 36 में से कितना घटाइएगा देख लीजिए, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। और डिवीजन के बाद ये एक ही कैसे रह गया? क्या डिवीजन के बाद यहाँ ये एज कैसे रह गया? अच्छा हाँ, यही लगता गड़बड़ हो रहा था, ये कितना आ गया है आपका, 4 होना चाहिए ना। हाँ कुछ गड़बड़ हो गया है।
अच्छा लॉग वाला फार्मूला बना दें, इसको लॉग में भी हम लोग फार्मूला रखते हैं ना, उससे थोड़ा आसानी से बनेगा। इसी फार्मूला को लॉग में जब लिखा जाता है, यहाँ kx या μx जो भी लिख लीजिए, kx है, इसको लॉग में बदलिए तो क्या होगा आप देख लीजिए ध्यान से, e का पावर माइनस kx इक्वल टू आई बाई आई नॉट हो जाएगा, और फिर आप माइनस साइन उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो kx बराबर आ जाएगा 2.303 log 10 का बेस आई नॉट बाई आई। इससे जल्दी कल सोल्यूशन हो जाएगा, उसमें सोल्यूशन में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा था उससे। तो देखिए यहाँ पर पहला बार में थिकनेस कितना था, 36 दिया हुआ था ना, कितना दिया था, 36 mm दिया था, ठीक है। तो k को सही रहने दीजिए, 36 k लिख दीजिए, i इक्वल टू 2.303 log, पहले में इंटेंसिटी I दिया था, बाद में इंटेंसिटी I बाई क्या हो गया था, 8 हो गया था, तो I बाई 8 की जगह था 8 ऊपर चला जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से 36 के इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.303 log 2 का पावर 3 ना, तब ना 8 होगा, देखिए तो आई कट गया, 2 का पावर 3 इतना आ गया। दूसरा बार लिखिएगा तो सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। के कर लीजिए, देखिए ध्यान से समझ लीजिए बात को। यहाँ पर पहला बार में 36 के इक्वल टू 2.303 log 2 का पावर 3 हो गया यहाँ से। अब अगला बार में x के 2.303 हो जाएगा, और log आपको इंटेंसिटी पहली बार में आई है और लास्ट में आई बाई 2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, आई बाई 2 लिखा हुआ है, तो आई डिवाइडेड बाई आई बाई 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो आई आई कट गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको इक्वेशन पहला मान लीजिए, इसको इक्वेशन दूसरा मान लीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर लीजिए, तो एक के कट जाएगा, x बाई 36 आ जाएगा, और ये जब कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ log 2 बचा है, और नीचे बचा था log 2 का पावर 3, तो 3 आ जाता है बाहर, और log 2 का log 2 हो गया, तो log 2 कट गया, तो x बराबर हो गया 36/3 यानी 12 mm, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, इसीलिए वो गड़बड़ा गया था मामला, ठीक है। तो बात समझने की कोशिश करते हैं आगे। देखिए 18 के बाद है आपका 20 नंबर, कहता रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 डेज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मटेरियल वुड बी आफ्टर 30 डेज। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, कहता हाफ लाइफ है जो 10 डेज है, तो कितना परसेंट बचेगा 30 डेज में। तो आप सीधा सा समझ लीजिए, t बराबर 0 है तो वहां पर मटेरियल है जो 1% है, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर है इसीलिए, और 1 हाफ लाइफ जाएगा, यानी 10 दिन के बाद 1 हाफ लाइफ गया तो ये 0.5 बचेगा, 20 दिन के बाद क्या बचेगा आपका 0.25 बचेगा, और 30 दिन के बाद तीसरा हाफ लाइफ जाएगा तो 0.125 योर आंसर। ये तो चार्ट पेपर जो बताए थे उसी में सब बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर गौर कीजिएगा आगे, तो 23 नंबर है, 23 नंबर तो फार्मूला है डायरेक्ट, है ना, देख लीजिए वो फार्मूला है, जैसे अभी डिवाइड करके घटाए थे ना, वही फार्मूला लिखा हुआ है 23 नंबर। 26 नंबर देखिए, वो फार्मूला सिर्फ है, आप घटाएंगे तो उसी तरह फार्मूला आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। देखिए बात समझिए अच्छी तरह से, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नंबर तो हम बोले फार्मूला है ना, माइनस लेमडा जो होगा घटाने के बाद जो अभी आंसर आ रहा था वही है अभी जो बता रहे थे,
और 29 नंबर, हाँ 29 नंबर बताना है। देखिए ये भी आपको सिर्फ कैलकुलेशन में आप लोग को दिक्कत हो रहा है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप बीइंग प्रोड्यूस अ कांस्टेंट रेट x आफ्टर हाफ लाइफ आइसोटोप इज बाय आफ्टर सम टाइम द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम्स कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट नंबर इज। ये आपको देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा आपका 29 नंबर। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स बीइंग प्रोड्यूस एट अ कांस्टेंट रेट x, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स प्रोड्यूस हो रहा है मतलब ये कहता है कांस्टेंट रेट x, मतलब बाहर से कोई मटेरियल है जो इसके अंदर घुस रहा है। मान लीजिए एक घर है, उसके अंदर बाहर से मटेरियल x रेट से घुस रहा है। रेट जो है इसके अंदर पेनिट्रेट करने का x है, मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल है, मान लीजिए कि आपका सोडियम है, लिथियम है, कुछ भी है, तो लिथियम बन रहा है x रेट से, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव बीइंग प्रोड्यूस एट अ कांस्टेंट रेट x, हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप, और इसका भी जो आइसोटोप्स बन रहा है ना, इसका हाफ लाइफ दिया है। हाफ लाइफ इसका दिया है टी हाफ दिया हुआ है, बाई दिया हुआ है। क्वेश्चन समझिए, तो कहता है आफ्टर सम टाइम द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम्स कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट नंबर इज। कहता है कुछ समय के बाद रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है बिकम्स कांस्टेंट हो गया है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया, इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना वो कांस्टेंट हो गया, मतलब एक्स रेट से बन रहा है और फिर टूट रहा है। हाफ लाइफ इसका है कितना, तो टूटने का रेट पहले निकालिए कि क्या होगा। तो टूटने का रेट निकालिएगा तो देखिए एक रेट का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, रेट बराबर लेमडा, अच्छा उसके टर्म में क्या, एलन के टर्म में है क्वेश्चन, अच्छा देख लेते हैं, लेमडा इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये पढ़े हैं। इसी रेट की बात कीजिए तो यहाँ पर जो है लेमडा को हम लोग लिखते हैं 0.692 बाई हाफ लाइफ, 0.693 बाई हाफ लाइफ, टी हाफ लिखते हैं इक्वल टू एन है। आई एन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी। तो कहता है कुछ समय के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो कांस्टेंट हो गया है, इसका मतलब जो बनने का रेट है वो टूटने का रेट के बराबर हो गया होगा, तभी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कांस्टेंट रहेगा। तो बनने का जो रेट है आपका, रेट जो होगा यहाँ पर, इसको लिखिएगा टी हाफ को बाई लिखना है, 0.693 बाई इक्वल टू एन, है ना। और रेट एक्स से बन रहा है, यानी एक्स रेट एक्स से बन रहा है और टूट भी रहा था, दोनों का रेट सेम होगा तभी होगा। जैसे कहने का मतलब समझ लीजिए बात को, एक्स रेट से ये बन रहा है, इसके अंदर जो भी मटेरियल है, और इसका हाफ लाइफ बाई है, लेकिन एक्स रेट से टूट रहा है और उतने ही रेट से अगर ये टूटेगा तब यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कांस्टेंट होगा, यानी कि रेट जो होगा दोनों का सेम होगा, टूटने का और बनने का रेट। तो बनने का रेट है एक्स और टूटने का रेट अभी निकाल दिए है, देखिए ये वाला इक्वल टू 0.693 बाई इक्वल टू एन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछ रहा है कि कितना होगा, तो एक्स बाई डिवाइडेड बाई 0.693 आ गया हमको। अब 0.693 जानते किसका वैल्यू होता है, ln2 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, ln2 का वैल्यू होता है, यानी ln2 का जो वैल्यू होता है वो होता है, इसीलिए x बाई बटा ln2 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं था। कह रहा है कि एक मटेरियल है वो किसी द्वारा बनाया जा रहा है, उसका रेट x है, और फिर इस मटेरियल का टूटने का हाफ लाइफ दिया था, रेट नहीं दिया था, लेकिन हमको पता है कि अगर इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब जितना रेट से ही बन रहा होगा, मान लीजिए कि इसमें सोडियम है, तो सोडियम पर सेकंड 5 से बन रहा है, अब पर सेकंड 5 से टूटेगा, तब से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कांस्टेंट होगा। तो इसका रेट ना दे करके हाफ लाइफ दे दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमको तो पता है कि रेट जितना बनेगा उतना टूटेगा, तभी नंबर न्यूक्लियाई सेम होगा। तो हाफ लाइफ को हम लोग कैसे में बदल दिए, रेट में बदल दिए। तो हाफ रेट का फॉर्मूला लेमडा इंटू एन होता है, तो रेट बराबर हाफ लाइफ में लेके चले गए, और यहाँ से, और जब दोनों का
ये रेट इक्वल करेंगे तो वहां से नंबर ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है आपका क्या है, 29 नंबर है। 29 के बाद फिर आपका है 30 नंबर भी है। देखिए हाफ लाइफ ऑफ रेडियो, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स इज सेम एज अ मीन टाइम ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाई इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम देन। तो देखिए इसमें भी उसी तरह से दिमाग लाना है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो के लिए एक का जो है किसी भी एलिमेंट का, ये जे में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, कहता है हाफ लाइफ दिया हुआ है, टी हाफ जो दिया हुआ है किसी एलिमेंट का वो दिया हुआ है एक्स, है ना। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज एक्स इज सेम एज द मीन टाइम लाइफ ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाई। और ये एक्स जो है इसका हाफ लाइफ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा है किसी का हाफ लाइफ जो है, एक मटेरियल का हाफ लाइफ है दूसरे मटेरियल का टी एवरेज के बराबर है। तो ये तो एक्स हो गया। और टी एवरेज बराबर होता है क्या, याद कीजिए, टी एवरेज लाइफ होता है रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट 1/λ होता है, और ये होता है 1 डीके है। आपको दिया हुआ क्या इसमें फिर मीन लाइफ ऑफ अनदर इज, अच्छा मीन लाइफ ही दे दिया था आपको, कितना दे दिया है 22, मतलब ये दे दिया है 22 आपको। ठीक है, तो कहता है इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम देन एक्स एंड वाई डिके एट सेम रेट। इनिशियली दोनों का नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है। तो कहता है इसमें ऑप्शन से खोजना है आपको, एक्स विल डिके फास्टर देन वाई, तो वो तो आपको खोजना है। तो देखिए दोनों का सेम है, एक्स बराबर वाई है, इसका हाफ लाइफ उसका एवरेज लाइफ बराबर है। तो आपका रेट का जो फॉर्मूला होता है वो बात समझ लीजिए, लेमडा इनटू एन नॉट होता है। अब बताइए लेमडा का फॉर्मूला होता है आपका 0.693 बाई टी हाफ, है ना। एक के लिए जो है पहला के लिए निकाल रहे हैं 0.693 एन नॉट बाई टी हाफ। टी हाफ पहला का एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा आंसर आएगा। दूसरे के लिए रेट निकालिएगा तो 1/λ, लेमडा देखिए टी एवरेज जो होता है, टी एवरेज बाई दिया हुआ है और एवरेज लाइफ होता है 1/λ, तो यानी कि टी एवरेज जो है ये बाई हो, यानी कि यहाँ एन नॉट बटा बाई हो जाएगा। तो अब बताइए किसका रेट ज्यादा होगा, ये अब सोच लीजिए। आप समझ लीजिए, तो R2 का रेट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें एन नॉट में 0.693 है, यहाँ 1 है, अब बाकी इंफॉर्मेशन सेम है। चूंकि ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों बराबर है, एन नॉट बराबर है, यहाँ 1 है, यहाँ 0.693 है, कौन ज्यादा फास्ट में टूटेगा आप सोच लीजिए। आए बस समझ में, देख लीजिए कौन ज्यादा फास्ट में टूटेगा। बाई फास्टर टूटेगा, आने आठ, तो इसका रेट ज्यादा है तो बाई फास्टर टूटेगा, आने के ऑप्शन सी सही होगा आपका। चलिए इसके बाद है 31 नंबर प्रॉब्लम। ये तो क्वेश्चन अभी जस्ट पता है, पीछे वही क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट। इसके बाद है आपका 33 नंबर प्रॉब्लम। अब अगला दिन है ना, आप बनाइएगा फिर से, सारा क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि अब टाइम बहुत लेट हो गया है। कल से जल्दी चालू कर दीजिएगा सर।